शौहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते, आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है। महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म ये इस देश की राजनीति नहीं रही। इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता पुरानी परंपरा जनता के सामने खड़ा होता है। धर्म की परंपरा है, सच नहीं बोलेगा, आदिवासी धर्म की सबक सिखाएगी। परंपरा है इस देश की राजनीतिक। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांवों में जाती हूँ, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी, वो भी यहाँ आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास, गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी, और वो एक लौती ऐसी नेता नहीं थी। इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते, क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में, अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली
और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुंदर के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके आंसू नहीं पहुंचते। ये है हमारी प्रधानमंत्री की असलियत, ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। इसको गहराई से समझिए बहनों और भाइयों। आपने बहुत देख लिया है, मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना सहोगे? जितना सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उस पे जीएसटी डाल डाल के उसको महंगा कर डाला। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी भी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात हैं? आज हालात ये हैं कि देश भर में खेती से कमाई होनी बंद हो गई है। कौन कमा रहा है उपज से? अडानी कमा रहे हैं उपज से, बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। मैं हिमाचल में, मेरा घर है, हिमाचल के किसानों से पूछो, सेब की उपज होती थी, दाम किसान तय करता था, आज दाम अडानी तय कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी है।
कोयला, सीमेंट, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े बड़े पीएसयू के सब्सिडरी सारे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। कोई ये नहीं कहता कि देश में उद्योग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इस देश को उद्योग ने आगे बढ़ाया है, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ 2 या 3 बड़े उद्योगपति सारा कुछ खा जाए, उनके इतने लोन माफ हो जाए कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए। किसान अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। और बड़ा उद्योगपति जिसके पास हजारों करोड़ पहले से है, जिनके आलीशान बंगले हैं, जिनकी शादियां ऐसे होती हैं जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं की होती थी, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं, गरीबों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो गरीब को पूछेगा कौन? किसान के बेटे को पूछेगा कौन? मजदूर के बेटे को पूछेगा कौन? मेरी बहनें, आपकी बेटियों को पूछेगा कौन? अगर यही चलता चले जाएगा तो इस देश के भविष्य में सिर्फ यही होगा कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और वो भी सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे इस दलदल और खाई में हमेशा रहेंगे। यही है आज इस देश की असलियत। आज इस देश की असलियत ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को, किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ 2 बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे, परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही 2 बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियां से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा अपने आंखों से। क्या झेला है इन्होंने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, ये शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते। इन पे कितने केस डाले कि गए,
इनके कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनको कितना सताया गया, इनके पूरे परिवार को सताया गया, जो बीमार था, जो बुजुर्ग था, जो नौजवान था, सबको सामने बुलाया, छापा मारा, पूछताछ की। हर रोज कोई नया इल्जाम, हर रोज कोई नया आरोप, ये कहकर कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और कह कौन रहा था? कह कौन रहा था? कह वो रहे थे जिस पार्टी के नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाए। कह वो रहे थे जो आज सबसे भ्रष्ट साबित हुए हैं। और इतने भ्रष्ट हैं भाइयों और बहनों कि आरोप लगाते हैं। कल मैं बता देती हूं, अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है, क्योंकि जो उनके पास जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो सिलसिला आप देख लीजिए। क्रोनोलॉजी कहते हैं ना ये लोग, क्रोनोलॉजी। मैं बता रही हूं क्या क्रोनोलॉजी होती है। वो देखते हैं कि एक नेता अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरी दल पार्टी में है, विपक्ष में है, देखते हैं कि ये सक्षम नेता है, उस पे आरोप डालते हैं, आरोप डालते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, केस डालते हैं, छापे मारते हैं, तंग करते हैं पूरे परिवार को, उनको दबाव डालते हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, भाजपा में। वो बेचारा दबाव में आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हो जाता है, सारे केस खत्म, धुल जाता है, पाक हो जाता है। और वही परिवारवाद की बातें कहते हैं कि हम सिर्फ अपने परिवारों को देखते हैं। अच्छा, तो जितने भी बेटे बेटियां, चाची चाचियां, जो भी हैं राजनीतिक परिवारों के, जो भी इनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो खुद खोल ऐसे खोल खात खोल के उनका इंतजार करते हैं, बुलाते हैं उनको, आइए। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस में हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारों के बेटे बेटियां, रिश्तेदार आज भाजपा में है। सच्चाई ये है बहनों और भाइयों, सच्चाई ये है कि अगर आप इस देश की राजनीति को बदलेंगे नहीं, आप आज ये नहीं समझेंगे कि जो नेता आपके सामने आता है वो आपकी समस्याओं को सुलझाने की बात करे, अगर आप मजबूर नहीं करोगे नेताओं को, अगर आप राजनीतिक दलों को मजबूर नहीं करोगे कि आपकी बातों पे चुनाव लड़ा जाए, कि आपके मसलों पे चुनाव लड़ा जाए, तब आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है इस चुनाव में। हर गरीब बहन को, जो सबसे बड़ी गरीब महिला है एक परिवार में, उसको सालाना 1 लाख रुपए की स्कीम हम लाएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य के लिए आपका इंतजाम होगा, आपका इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक मुफ्त में होगा। सरकारी नौकरियों में 50% मतलब आधी नौकरियां महिलाओं को जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों का मानदेय, केंद्र में मानदेय का एक हिस्सा होता है केंद्र का, उसको बढ़ाया जाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस छोटे और मध्यम कारोबारों को मजबूत बनाएगी, खेती किसानी को मजबूत बनाएगी। जो 30 लाख आज रोजगार केंद्र सरकार में खाली हैं, उनको कांग्रेस भरवाएगी। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है, जिसमें आप सेना में मात्र 5 सालों के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आपका क्या होगा किसी को नहीं मालूम, इसको हम रद्द करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिससे नौजवान जब अपना छोटा छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसकी मदद हो। स्नातक पास बच्चों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे जब आप पास होते हो, उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक नौकरी मिलेगी, जहां से आपको आमदनी मिल पाए, जब तक आपको कुछ और कोई और नौकरी ना मिल पाए। शिक्षा का लोन माफ होगा और शहरों में न्यूनतम रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। मेरे किसान भाइयों के लिए एमएसपी एक कानून बनेगा, और जो आपकी यहाँ की उपज है, आप जानते हैं
कि जब हमारी प्रदेश सरकार थी तो उसके लिए भी हमने एमएसपी लाने का प्रयास किया और हम कहते थे अगर फिर से सरकार आएगी तो आपके वन उपजों पर भी एमएसपी हम लागू करेंगे। तो एमएसपी को कानून बनाएंगे और जब आपके फसल का नुकसान होता है तो 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान आपको पूरा मिलेगा। खेती के सारे सामानों पर जीएसटी खत्म होगी। इसका मतलब है कि आप किसानों की जो महंगाई है जिसका सामना किसान कर रहा है वो घटेगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपए तक न्यूनतम आपको मजदूरी मिलेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन और भी मजबूत बने। इसके लिए एससी एसटी सब प्लान हम लागू करना चाहते हैं। विशेष बजट जारी करना चाहते हैं सिर्फ आदिवासियों और दलित बहन भाइयों के लिए। वन अधिकार का जो कानून है उसमें जो पट्टे मिलते थे उन पट्टों का जो फैसला है वो हम 1 साल के अंदर अंदर करके आपको दिखाएंगे। जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां उन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। देखिए, ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, 2 बड़े मसले हैं आपके सामने। एक कि भारतीय राजनीति आपके लिए, आपकी सेवा के लिए और आपके समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप देश की राजनीति को ये दिशा नहीं देंगे तब तक ऐसी राजनीति उभरती रहेगी जो चुनाव के समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगी और आपके जज्बातों को इस्तेमाल करके सिर्फ अहंकारी नेता आगे बढ़ेंगे, आप पीछे रहेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये, शुरू से मैं यही कह रही हूं कि आपको राजनीति को बदलना है और एक ऐसी राजनीति वापस लानी है इस देश में जिसका नेता सादगी से रहे, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, आपके बीच आए और आपको सुविधा देने का काम करे। दूसरी बात कि ये जो सब बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, 400 पार की और ऐसे नेताओं की कि खुद सक्षम होते रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति देते रहे और आपको पीछे छोड़े, ये राजनीति समाप्त होनी चाहिए। तो ये बड़े बड़े 2 मुद्दे हैं। मेरी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जिस तरह ध्यान से आप सुन रहे हैं उसी तरह से आप इनको याद करेंगे जिस दिन आप वोट देंगे और भूपेश बघेल जी को आप विजयी बनाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने हमेशा आपकी सेवा की है। वो समझते हैं इन बातों को, वो किसान के बेटे खुद हैं, तो वो समझते हैं आपके संघर्ष को। आप ही के संघर्ष से उठकर उभर कर आए हैं, तभी नेता बने हैं। इनके दिल में आपके लिए पूरी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के तहत वे हमेशा आजीवन आपकी सेवा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने मेरी लंबी बातों को सुना। जय हिंद। निश्चित चलेगी कांग्रेस की आंधी। आदरणीय प्रियंका गांधी, मैं आज के सभा को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण राजनांदगांव के अध्यक्ष भागवत साहू जी। प्रियंका गांधी, भूपेश